गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। BDML एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम विषय लेकर आए हैं भूगोल। भूगोल में मानव भूगोल के बारे में हम अध्ययन करेंगे। भूगोल में सबसे पहले हमने भूगोल के अर्थ की बात की थी, भूगोल की उत्पत्ति के बारे में बात की थी, उसके बाद भूगोल की शाखाओं के बारे में बात की थी, मानव भूगोल की परिभाषाओं के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे भूगोल की प्रकृति और उनके विषय क्षेत्र। भूगोल की प्रकृति के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों, हमने कल की क्लास में बात की थी कि मनुष्य वातावरण के साथ या प्रकृति के साथ कुछ न कुछ क्रिया करके अपने आप को एक संपन्न बनाने के लिए, विकसित करने के लिए संसाधन जुटाता है और उन संसाधनों का अपनी आवश्यकताओं के लिए उपयोग करता है। कई बार स्थिति ऐसी होती है कि मनुष्य लालच में आकर उन संसाधनों का अंधाधुंध रूप से उपयोग करता है और वो संसाधन एक समाप्ति की ओर चल उठते हैं और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए ये संकट की स्थिति पैदा कर देते हैं। तो हमने बात की एक निश्चयवाद, एक संभववाद और एक नव निश्चयवाद। तो बच्चों, निश्चयवाद में हमने पढ़ा था कि मनुष्य क्या है, मानव इसमें दास है, और प्रकृति क्या है, विजयी है। कि इस समय मनुष्य जो भी प्रकृति के विरुद्ध कार्य करता था तो उनके से भयभीत रहता था, उनके प्रकोप से भयभीत रहता था कि प्रकृति हमारे को दंडित करेगी। पर आज के समय हम स्थिति अपना रहे हैं संभववाद की। संभववाद में स्थिति क्या है? मानव प्रकृति का दास नहीं है, दास नहीं है, मानव विजयी है। इस कारण से तकनीकी सुविधाओं के कारण से, क्योंकि मनुष्य ने तकनीकी सुविधा प्राप्त करके प्रकृति में जो भी संसाधन है उन संसाधनों का अंधाधुंध रूप से उनका उपयोग करता है और उन पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करता है। जो संभव कार्य नहीं होता है उनको भी संभव बना देता है। मनुष्य अपनी बुद्धि क्षमता के आधार पर इन पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करता है। एक स्थिति आती थी नव निश्चयवाद विचारधारा। नव निश्चयवाद विचारधारा में था कि मनुष्य प्रकृति पर जो संसाधन है उनका उपयोग कर सकता है, पर एक सीमा में रहकर। नव निश्चयवाद मानव और प्रकृति में संतुलन क्या है, बनाता है संतुलन। कि मनुष्य जो प्रकृति द्वारा दिए गए संसाधन है उनका उपयोग कर सकता है, पर एक निश्चित सीमा में, एक दायरे में रहकर उनका उपयोग कर सकता है। नवनिश्चयवाद कहता है कि प्रकृति ये नहीं कहती मेरे द्वारा दिए गए जो संसाधन है उनका उपयोग न किया जाए। उनका उपयोग किया जाए, पर उपयोग भी सीमित मात्रा में हो, ताकि न तो प्रकृति को नुकसान पहुंचे और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए वो संसाधन सुरक्षित रहे। तो बच्चों, बात थी भूगोल की प्रकृति। हम भूगोल की प्रकृति के बारे में बात करते हैं कि मनुष्य मानव भूगोल का केंद्र बिंदु रहा है। मानव भूगोल का
केंद्र बिंदु मानव है। ठीक है, केंद्र बिंदु कौन है? मानव। मानव ने ही अपनी क्रियाओं के द्वारा इनमें कुछ न कुछ परिवर्तन किया है, कुछ ना कुछ परिवर्तन। समय समय पर इन पर समय समय पर मनुष्य क्या करता रहता है? कुछ न कुछ परिवर्तन। तो मनुष्य प्रकृति पर अपनी कुछ न कुछ छाप छोड़ देता है, कुछ भूदृश्य निर्मित करता है और उन भूदृश्यों का उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लगातार करता रहता है। तो मानव भूगोल की प्रकृति में मानवीय क्रियाकलापों का मुख्य केंद्र बिंदु क्या रहा है? मानव। कौन रहा है? ठीक है, केंद्र बिंदु कौन है इसका? मानव। इसमें क्वेश्चन उठता है भूगोल की उत्पत्ति कब, कहाँ और कैसे हुई, इनके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। मानव एक वातावरण के साथ, प्रकृति के साथ समायोजन की स्थिति पैदा करता है। समायोजन करके उन संसाधनों का उपयोग करता है। उन संसाधनों की एक सीमित दायरे में रहकर मनुष्य कुछ न कुछ उपयोग करता रहता है। इन उपयोग के साथ साथ वातावरण से समायोजन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो प्रकृतिकरण में क्या है? मानव भूगोल समय समय पर क्या करता रहता है? कुछ न कुछ परिवर्तन करता रहता है। मनुष्य एक दायरे में रहकर अपना विकास करने की कोशिश करता है और भूदृश्य निर्मित करता है। अब बात आती है मानव भूगोल के विषय क्षेत्र। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र। मानव भूगोल के विषय क्षेत्रों में इनके अंतर्गत कुछ शब्द शामिल हैं। उनमें है पहला जनसंख्या, दूसरा है संसाधन, तीसरा है सांस्कृतिक वातावरण, वर्ण, चौथा है कालिक अनुक्रमण, पांचवा है प्रादेशिक संतुलन। जनसंख्याओं के अंतर्गत जनसंख्या, उनका वितरण, घनत्व शामिल है कि किस क्षेत्र में मानव द्वारा कितनी जनसंख्या स्थापित की गई है, वहां कितनी जनसंख्या निवास करती है, उसका वितरण क्या है, उनका घनत्व कितना है, कैसे उनका वातावरण है, रहन सहन की सुविधा कहाँ है, कैसी है, आवास सुविधा कैसी है। जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में जो जनजातियां रहती हैं उनके आवास बर्फों से बने हुए हैं, वहाँ जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है, कम जनसंख्या निवास करती है। तो एक मानव भूगोल के क्षेत्र है जनसंख्या की क्षेत्रों में अगर मनुष्य के अनुकूल वहाँ जलवायु है तो जनसंख्या अधिक होगी और उसके प्रतिकूल जलवायु जनसंख्या कम होगी। दूसरी बात आती है संसाधन कि जिन क्षेत्रों में जनसंख्या निवास करती है उन क्षेत्रों में वहाँ की जनसंख्या के लिए संसाधन कौन कौन से हैं, किन किन संसाधनों का मनुष्य उपयोग करता है। जैसे भूमि है, जल है, भूमि, जल, खनिज, ये सभी क्या है? संसाधन है। जिन क्षेत्रों में ये संसाधनों की आपूर्ति हो जाती है वहाँ जनसंख्या अधिक, और जिन क्षेत्रों में संसाधन नहीं होते हैं वहाँ जनसंख्या कम निवास करती हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में संसाधनों के पास स्थापित किए जाते हैं और उन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक निवास करती है, मजदूरी के लिए, कोई भी वातावरण के लिए, कोई भी परिवहन साधनों कार्य के लिए करती है। सांस्कृतिक वातावरण जिस क्षेत्रों में जनसंख्या निवास करती है उन क्षेत्रों के अनुसार अपने आप को ढाल लेती है, चाहे वो कालारी मरुस्थल है, चाहे ध्रुवीय क्षेत्र है, चाहे समतल मैदान है, चाहे पहाड़ी भाग है, उन क्षेत्रों में अपने आप को एक वातावरण की एक रूपरेखा तैयार करके
अपने आप को उनके अनुसार अकॉर्डिंग बना लेते हैं। कालिक अनुक्रमण समय समय पर उन क्षेत्रों में मनुष्य क्या करता रहता है, परिवर्तन करता रहता है। समय समय पर परिवर्तन करता रहता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति मनुष्य करता रहता है। प्रादेशिक संतुलन, जहां भी जनसंख्या जाती है, चाहे ऊंचा भाग है चाहे नीचा भाग है, वहां पर अपने एक संतुलन बनाने की कोशिश करती है और वहां अपना विकास आगे बढ़ाने की ओर अग्रसर रहती है। तो किस क्षेत्रों में कैसे कैसे किया जाए बदलाव, वहां के जीविका के साधन क्या हैं, संतुलन स्थापित करने के साधन क्या हैं। कालाहारी मरुस्थल में गर्मी अधिक होने के कारण वहाँ उस तरह की जलवायु रहती है, तो वहाँ अपने आप को डालने की कोशिश करते हैं। यानी जहाँ जहाँ मनुष्य जाता है वहाँ वहाँ अपने आप को उनके अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश करता है। तो मानव भूगोल के विषय क्षेत्र कितने हैं, लगभग 5 है। जनसंख्या, कि वहाँ की जनसंख्या कितनी है, वितरण कैसा है, ये सब किस पर निर्भर करता है, वातावरण पर। संसाधन, एक संसाधन पर डिपेंड करता है कि वहाँ आजीविका के साधन कौन कौन से हैं, जीवन यापन करने के लिए साधन क्या है। सांस्कृतिक वातावरण और वहाँ की वेशभूषा, रहन सहन, खान पान की स्थिति क्या है। कालिक अनुक्रमण, मनुष्य समय समय पर अलग अलग क्षेत्रों में जाकर कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्य करता है। प्रादेशिक संतुलन, किसी भी क्षेत्र में जाता है, किसी भी मनुष्य के पास जाता है, उस मनुष्य के आधार पर वह अपने आप को ढालने की कोशिश करता है और उस मनुष्य के अकॉर्डिंग कार्य करने की कोशिश करता है।